हेलो, नमस्ते साथियों। आज हम बेसिक मैथ्स शुरू कर रहे हैं। ऐसी बेसिक मैथ्स जो बिल्कुल ज़ीरो से शुरू होगी। उसमें हर स्टूडेंट को आसानी से समझ में आ जाएगी मैथ्स। जिसके मन में मैथ्स का फ़ोबिया है, मैथ्स का डर है, जिसको लगता है कि मुझे मैथ्स बिल्कुल नहीं आती है, ये उन विद्यार्थियों के लिए है जिसको मैथ्स से बहुत डर लगता है, जिनको मैथ्स बिल्कुल समझ में नहीं आती है, जिनको मैथ्स में जोड़, बाकी, गुणा, भाग भी नहीं आते हैं, जिनको पक्षांतरण कैसे होता नहीं आता है, जिनको प्रश्न समझ में नहीं आते हैं। यानी कि वो स्टूडेंट जो मैथ्स से बिल्कुल डरता है, या जो स्पेशली आर्ट्स बैकग्राउंड के है, उन्होंने क्या है 10वीं तक जैसे तैसे मैथ्स को पास कर लिया, फिर 11th में आते उन्होंने आर्ट्स सब्जेक्ट चूज कर लिया, फिर मैथ्स से वैसे ही पीछा छूट गया उनका। तो उन लोगों को मैथ्स में बहुत दिक्कत आती है, और हर कंपटीशन में मैथ्स तो आती है, इसलिए फिर उनको मैथ्स में बहुत दिक्कत होती है। तो उन विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए मैं ये बेसिक मैथ्स को ज़ीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। इस बेसिक मैथ्स के इस कोर्स को लगभग ये 40 से 50 घंटे में पूरा होगा, और इसको पढ़ने के बाद में आपके अंदर इतना विश्वास, इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप ये सोचोगे कि बस मैं मैथ्स ही पढ़ूं, ठीक है ना। आपके मन से मैथ्स का डर बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम शुरू करते हैं बेसिक मैथ्स। बेसिक मैथमेटिक्स, यानी हिंदी में कहें आधारभूत गणित, ठीक है। बिल्कुल हम शुरू कर रहे हैं जीरो से। क्या होती है? सबसे पहले संख्याएं पढ़ेंगे हम। संख्याएं, जिसको नंबर्स कहते हैं इंग्लिश में। संख्याएं, संख्याएं क्या है? संख्याएं कुछ नहीं है। कुछ भाषाओं में, हिंदी भाषा में, अरबी भाषा में, इंग्लिश भाषा में, इन्होंने गणना करने के लिए कुछ प्रतीक दे दिए, कुछ चिन्ह दे दिए। वो गणना करने के लिए काम आते हैं, जोड़, बाकी, गुणा, भाग इत्यादि करने के लिए काम आते हैं। उनको इन्होंने क्या बोल दिया? संख्याएं बोल दिया, ठीक है। तो संख्याएं, संख्याओं के प्रकार, प्रकार में पहला हम संख्याएं पढ़ेंगे प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसी संख्याएं जो जीरो से, जीरो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, ऐसे करके अनंत तक जो संख्याएं, सॉरी, एक से शुरू होकर अनंत तक जो संख्याएं होती है, उनको क्या बोलते हैं? नेचुरल या प्राकृत संख्याएं। क्या होती है? एक से शुरू होकर अनंत तक जाती है। कहाँ से? प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है? एक से शुरू होती है, और अनंत, ये चिन्ह किसका है? अनंत का है। अनंत तक जाती है, उनको क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर, ठीक है भाई। इसको नेचुरल या प्राकृत संख्याएं कहते हैं। इसका प्रतीक, इसको दर्शाने का तरीका क्या है भाई? प्रतीक, इसको प्रतीक दर्शाएंगे किससे? कैपिटल एन से। एन फॉर क्या है? नेचुरल, नेचुरल नंबर, एन फॉर नेचुरल, तो एन से दर्शाएंगे। एन हम कह सकते हैं कि एन क्या होती है? प्राकृत संख्या एन, तो लिख देंगे एक से लगाकर अनंत तक, ठीक है भाई। नेक्स्ट, दूसरी, पूर्ण संख्याएं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर्स।
होल नंबर्स, ये कहाँ से, जीरो से शुरू होकर अनंत तक, जीरो से शुरू होकर कहाँ तक है, अनंत तक। बस इसका मतलब हम प्राकृत संख्याएं जो है उसके अंदर जीरो और जोड़ देते हैं तो वो क्या हो जाती है, पूर्ण संख्याएं हो जाती है। पूर्ण संख्याएं, जैसे प्राकृत संख्याओं का प्रतीक कैपिटल एन था, उसी तरह इसका प्रतीक, इसको प्रदर्शित करने का तरीका क्या होता है, ये प्रदर्शित करने का तरीका होता है डब्लू, डब्लू फॉर होल नंबर्स। ठीक है, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ क्या, डब्लू, डब्लू फॉर होल नंबर, 0 1 2 3 ऐसे करके अनंत तक। यानी कह सकते हैं एक से लगाकर अनंत तक प्राकृत संख्याएं होती है, इन प्राकृत संख्याओं के आगे जीरो जोड़ दिया तो क्या आ गया, पूर्ण संख्याएं आ गई। ठीक है भाई। नेक्स्ट, पूर्णांक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स। ठीक है भाई। अब ये कुछ नहीं है, इन पूर्ण संख्याओं को माइनस से लगाकर प्लस तक लिखना है। जैसे जीरो, जीरो के राइट तरफ जाएंगे तो 1 2 3 4 ऐसे जीरो से अनंत, और जीरो के लेफ्ट आएंगे इधर तो क्या होगा, -1 -1 -2 -3 ऐसे करते करते कहाँ तक, अनंत तक। यानी माइनस में भी अनंत तक जीरो, और फिर प्लस में भी अनंत तक। मतलब ऐसी पूर्ण संख्याएं जो माइनस से अनंत से लगाकर प्लस अनंत तक जाती है वो क्या होती है, पूर्णांक होती हैं। ठीक है भाई। तो पूर्णांक को किससे प्रदर्शित करते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं, कैपिटल आई से, आई फॉर इंटीजर्स, आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है भाई। आ गई भिन्न संख्याएं। भिन्न, या इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शन, या इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शन। ठीक है भाई। भिन्न संख्याएं क्या होती है, ऐसी संख्याएं ऐसी संख्याएं जिन्हें P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है भाई। जहां Q बराबर जीरो नहीं होना चाहिए, जहां Q बराबर क्या, जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों, P बटा Q क्या है, P बटा Q मतलब P का कोई मान होगा, Q का भी कोई मान होगा, गणित में कोई मान होगा। इसमें आपको घबराना नहीं है। जैसे देखो एग्जाम्पल के लिए मैं लिख लेता हूं, जैसे P अगर 1 रख लेता हूं तो ये Q का मान 2 कर दो, इसका 2 कर दो, इसको 3 कर दो, इसको 4 कर दो, इसको 5 कर दो, Q को 6 कर दो, 7 कर दो, 9 कर दो, Q का मान 10 कर दो। ठीक है ना, आदि। लेकिन
Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। क्या? Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? देख, P का मान 0 हो सकता है, लेकिन Q का मान 0 करेंगे। देखो, P का मान अगर मैं P रखूं और Q का मान अगर 0 रखूं, तो किसी भी संख्या में अगर 0 का भाग देंगे तो वो क्या आ जाएगा? अनंत हो जाएगा। वो क्या हो जाएगी? संख्या अनंत हो जाएगी। अनंत की कोई वैल्यू नहीं, कोई मान नहीं है। अनंत हम किसको कह सकते हैं? कोई संख्या फिक्स नहीं है। अनंत में तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए Q का मान क्या? 0 नहीं होना चाहिए। Q का मान 0 रखेंगे तो P बाई Q क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। इसलिए Q का मान 0 कभी नहीं होना चाहिए। ठीक है ना भाई? तो ये भिन्न होती है P बटा Q के रूप में लिखे जाने वाली संख्या। अब ये भिन्न संख्याएं, भिन्न संख्याओं के प्रकार, आगे देखो भाई, भिन्न संख्याओं के प्रकार, भिन्न संख्याओं के प्रकार। अब इसके अलग अलग प्रकार होंगे, भिन्न संख्याओं के प्रकार। हमने जो ये P बटा Q लिखा ना, तो ऊपर वाली को हम क्या बोलते हैं? अंश। और इसको क्या बोलते हैं? हर। इसको क्या बोलते हैं? हर। ठीक है। तो देखो, इसके प्रकार में पहला प्रकार क्या है? उचित भिन्न, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन। जिसको भाई इसको इंग्लिश में पढ़ना हो तो ये हो जाएगा न्यूमरेटर। अंश को बोलते हैं न्यूमरेटर, यानी जो ऊपर होता है उसको अंश यानी न्यूमरेटर, और नीचे होता है उसको हर बोलते हैं यानी डिनोमिनेटर। ठीक है भाई, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। उचित भिन्न, उचित भिन्न में क्या है? इसमें अंश, अंश क्या होगा? छोटा होगा, और हर क्या होगा? बड़ा होगा। उचित भिन्न, उचित भिन्न कौन सी होगी? जिसमें अंश बड़ा और हर छोटा। जैसे उदाहरण के लिए 1/2, अंश छोटा हर बड़ा। जैसे 2/3, जैसे 3/4, जैसे 5/7, जैसे 7/9, जैसे 11/13। ये सारे जिसमें अंश छोटा और हर बड़ा हो वो क्या होते हैं? उचित भिन्न। उचित क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि ये इनको भिन्न के रूप में लिखना उचित है। ठीक है ना, वाजिब है। इनको भिन्न के रूप में लिखना, P बटा Q के रूप में लिखना वाजिब है। क्यों? क्योंकि 1/2 को लिखने का कोई दूसरा तरीका नहीं है। इसको दूसरा तरीका नहीं है लिखने का, इसको भी दूसरा तरीका नहीं है। ये उचित भिन्न जितने ही होते हैं, इनको दूसरा कोई तरीका लिखने का होता नहीं है। इसलिए इनको क्या बोलते हैं? उचित। उचित मतलब वाजिब, प्रॉपर। ठीक है ना, इनको इसी रूप में ही लिखना उचित है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? उचित। ठीक है। जैसे दूसरा प्रकार होता है अनुचित। अनुचित भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। उल्टा हो जाएगा क्या? अंश हो जाएगा बड़ा और हर हो जाएगा छोटा। जैसे एग्जाम्पल के लिए 2/1, अंश बड़ा हर छोटा। जैसे 3/2, जैसे
4/2 जैसे 6/3 जैसे 5/2 जैसे 10/2 जैसे 12/3 जैसे 15/3 जैसे 16/4। ये क्या है? अनुचित है। अनुचित क्यों है? ये उचित नहीं है, इनको इस रूप में लिखना उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि 2/1, 2/1 का मतलब क्या? 2 में 1 का भाग गया। 2/1 का मतलब क्या होता है? 2 में 1 का भाग। अगर 2 में 1 का भाग यानी कि 2 में मुझे देना है 1 का भाग, तो कितनी बार जाएगा? 2 बार। तो 2/1 मैं क्यों लिखूं? 2/1 का मतलब क्या होता है? 2 ही तो होता है ना। तो 2 लिखना ज़्यादा उचित है ना। 2 लिखना ज़्यादा उचित है, 2/1 लिखना उचित थोड़ी है। हम 2 भी तो लिख सकते हैं ना इसको। जैसे ये 3/2, 3 में 2 का भाग देंगे तो 1.5 आएगा, डेड। 3 में 2 का भाग, 3/2 मतलब 3 में 2 का भाग। 3 में 2 का भाग देते तो क्या आता है? डेड आता है, यानी 1.5। तो ये लिखना ज़्यादा उचित है ना। इसका लिखने का तरीका ये ज़्यादा सही है। ये क्यों लिखे? ठीक है। 4/2 यानी 4 में 2 का भाग 2 बार जाता है। 4/2 क्यों लिखें? 2 लिखना ज़्यादा उचित है ना। 6/3, 6 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा? 2 बार। इसको 2 लिखना ज़्यादा उचित है। 5/2, 5 में 2 का भाग 2.5 बार यानी 2.5, इसको 2.5 लिखना ज़्यादा उचित है। 10 में 2 का भाग 5 बार जाता है तो इसको 5 लिखना ज़्यादा उचित है। 12 में 3 का भाग 4 बार जाता है तो इसको 4 लिखना ज़्यादा उचित है। 15 में 3 का भाग 5 बार जाता है तो इसको 5 लिखे ना। 15/3 क्यों लिखें? 16/4, 16/4 में 4 भाग 4 बार जाएगा, इसको 4 लिखे ना। 16/4 क्यों लिखें? तो 4 लिखना ज़्यादा उचित है। इसलिए इनको दूसरे रूप में लिखना ज़्यादा उचित है। इसलिए इसको भिन्न नहीं लिख सकते हैं, भिन्न के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं। इसको भिन्न के रूप में लिखना अनुचित है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? अनुचित भिन्न। और इसको भिन्न के रूप में लिखना ज़्यादा उचित है क्योंकि इसका दूसरा लिखने का तरीका इतना सही नहीं है जितना कि इसका है। इसलिए इसको उचित बोलते हैं और इसको अनुचित बोलते हैं। नेक्स्ट इस भिन्न भिन्न का प्रकार में पढ़ते हैं। उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्र भिन्न। यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन, यानी कि मिश्र या मिक्स। हाँ, मिक्स कहते हैं ना, मिक्स करना, मिश्रित करना, दो भिन्नों को मिश्रित करना। कौन कौन से दो भिन्न, कौन कौन से दो संख्याओं को? एक तो देखो पूर्णांक, एक तो कौन सा? पूर्णांक। पूर्णांक व उचित भिन्न का मिश्रण, या फिर क्या कह सकते हैं? योग। क्या? पूर्णांक और उचित भिन्न का क्या? मिश्रण या फिर योग। जैसे एक पूर्णांक, पूर्णांक क्या होता है? माइनस अनंत से 0 फिर प्लस अनंत तक कोई भी संख्या हो सकती है। जैसे एक पूर्णांक ले लिया मैंने 3। योग, देखो मिश्रण या योग, या मिश्रण कहो या योग कहो, एक ही बात है। मिश्रण या योग यानी 3 योग मतलब प्लस, 3 प्लस 1/2 यानी कि 3 सही 1/2। ये क्या है? मिश्र भिन्न। यानी कि जब दो संख्या ये मिश्र भिन्न है तो मिश्र भिन्न में इन दो संख्याओं के बीच में प्लस का
चिन्ह होता है, ध्यान रखना, कभी गुणा नहीं होता है, ठीक है ना। जैसे एक संख्या मैंने ले ली 5 और प्लस योग या मिश्रण यानी प्लस 1/3, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 सही 1/3। जैसे 10 प्लस 1/4, ये क्या हो गया, 10 सही 1/4। जैसे -6 माइनस 1/7, इसका क्या हो जाएगा, इसका -1/7, 6 सही 1/7। जब मिश्र भिन्न के आगे माइनस हो तो दोनों के आगे माइनस आएगा, यहाँ पे भी माइनस आएगा और यहाँ पे भी माइनस आएगा। जब इन दोनों, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, देखो यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब प्लस है। जब प्लस होगा तो दोनों के आगे प्लस आएगा। इसके आगे देखो प्लस और इसके आगे भी प्लस, तो पूरी के आगे क्या आ गया, प्लस। इसके आगे प्लस, इसके आगे प्लस, तो पूरी संख्या के आगे क्या है, प्लस। इसके आगे प्लस, इसके आगे प्लस, तो पूरी संख्या के आगे क्या हो जाएगा, प्लस। इसके आगे माइनस, इसके आगे माइनस, तो दोनों को साथ में लिख के आगे क्या आ जाएगा, माइनस। जैसे 9, दोनों आगे माइनस है तो दोनों को मिश्र भिन्न के रूप में लिख लो, 9 सही 1/4। दोनों के आगे माइनस है तो क्या लिख देंगे, पूरी संख्या के आगे भी क्या आ जाएगा, माइनस। अगर मान लो ऐसा होता 5 माइनस 1/2, अब इसके आगे तो प्लस है और इसके आगे माइनस है, इसके आगे प्लस है और इसके आगे क्या है, माइनस है, तो फिर क्या लिखेंगे, ये प्लस का और ये माइनस का है, मतलब 5 में से आधा गया, 5 में से आधा गया, 5 में से आधा गया क्या होता है, 5 में से आधा जाता है तो क्या होता है, 4.5। 5 में से आधा, देखो 1/2 का मतलब क्या होता है, आधा। 5 में से आधा माइनस करना है, 5 में से आधा माइनस होता है तो 4.5। और 4.5 को हम कैसे लिखते हैं, 4 में आधा जोड़ने पर, 4 में आधा जोड़ते हैं तो क्या आता है, 4.5। या फिर अगर ऐसे भी समझ में नहीं आता है, ऐसे भी समझ में नहीं आता है तो ऐसे लिख लो, इसको मैं लिख सकता हूं क्या, 5 को मैं क्या लिख सकता हूं, 4 + 1। 5 को क्या लिख सकता हूं, 4 + 1 -1/2, ठीक है। अब ये 4 का 4, 1, ये प्लस का प्लस, 1 में से आधा गया, आधा, ठीक है। चलो इसको आप छोड़ दो, आप सीधा ऐसे ही लिखो, ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे आप। आगे मैं समझाऊंगा जोड़ बाकी गुणा भाग, उस टाइम बता दूंगा मैं। 5 में से आधा गया 4.5, और 4.5 को कैसे लिखते हैं, 4 में आधा जोड़ते हैं। 4.5 का मतलब क्या होता है, 4 में आधा जोड़ना, 4 में जोड़ दो किसको, आधे को, 4.5, और 4.5 को क्या लिख देंगे, 4 से 1/2, ठीक है ना भाई, ऐसे लिखेंगे। अगर मिश्र भिन्न के आगे माइनस है तो खोलेंगे तो दोनों के आगे, इसके आगे भी माइनस आएगा, इसके आगे भी माइनस, इसके आगे माइनस है तो इसके आगे भी माइनस और इसके आगे भी माइनस। अगर पूरी संख्या के आगे प्लस है तो दोनों के आगे प्लस आएगा। ये मिश्र भिन्न होता है। मिश्र भिन्न क्या है, पूर्ण संख्या और उचित भिन्न। ये पूर्ण संख्या 3 है और ये उचित भिन्न है, देखो ये सारे उचित भिन्न है। इन दोनों का क्या है, मिश्रण या फिर योग, मिश्रण या फिर योग। लेकिन यहाँ पे मैंने योग नहीं किया है, यहाँ पे मैंने योग नहीं किया, ये तो मैंने समझाने के लिए किया, यहाँ पे मैंने माइनस किया है, ठीक है ना। लेकिन ये 4.5 ये क्या है, ये 4.5 क्या है, ये योग ही तो है, मिश्र भिन्न, ठीक है ना। तो क्या है, सीधी भाषा में क्या, उचित भिन्न क्या होता है, सॉरी मिश्र भिन्न क्या होता है, पूर्णांक संख्या और उचित भिन्न दोनों का योग, दोनों का क्या है, योग। उसको क्या बोलते हैं, मिश्र भिन्न। यानी भिन्न कितने प्रकार की, 3 प्रकार की, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्र भिन्न, ठीक है ना भाई। ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, बस मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे प्रकार है, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय क्या होती है, वास्तविक क्या होती है, वो हम नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति पढ़ेंगे, उस टाइम बताएंगे। यहाँ पर मैं बेसिक गणित पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल, ताकि हर बच्चे को समझ में आ जाए। आपको पता होना चाहिए ये क्या है, ऐसी संख्याओं को हम मिश्र भिन्न बोलते हैं। और जिसमें अंश छोटा और हर बड़ा उसको उचित बोलते हैं, जिसमें अंश बड़ा और हर छोटा हो तो उसको अनुचित बोलते हैं। जो बटा के रूप में नहीं होते हैं उसको प्राकृत भी बोलते हैं, पूर्ण भी बोलते हैं और पूर्णांक भी बोलते हैं।
लेकिन प्राकृत में क्या होता है, 1 से अनंत तक। पूर्ण में क्या होता है, 0 से अनंत तक। और पूर्णांक में क्या होता है तो पूर्णांक पूर्ण संख्या ही, लेकिन वो माइनस से लगाकर प्लस तक है। बस इतनी संख्याएं आप पढ़ लो, बहुत है। ज़्यादा संख्या पद्धति में सारी परिभाषाएं पढ़ेंगे। अभी बेसिक मैथ्स का कोर्स चल रहा है, उसको ध्यान से पढ़ेंगे। अगला, दशमलव संख्या, ठीक है ना, जिसमें दशमलव लगा हो, डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर, ठीक है ना। सीधा मैं उदाहरण लिख लेता हूं ताकि आपके ध्यान में रहे। 1.5, ये पॉइंट, इसी को क्या बोलते हैं, ये क्या है, दशमलव या डेसिमल, ठीक है। जैसे 3.25, जैसे 4.675, जैसे 25.60, जैसे 90.50, ठीक है ना, जैसे 1.237, ठीक है, जैसे 5.732, जैसे 1.414, जिसमें भी ये दशमलव लगा होता है उनको क्या बोलते हैं, दशमलव संख्याएं। ये दशमलव संख्याएं भी ध्यान रखना, ठीक है। बस इतनी संख्याएं आपके ध्यान में रखो। ये संख्याएं आपके जोड़ बाकी गुणा भाग में काम आएगी, हम इनको ही पढ़ेंगे। ये सिर्फ बेसिक बता रहा हूं मैं, ठीक है ना। आगे बहुत सी परिभाषाएं आएंगी, वो संख्या पद्धति में पढ़ेंगे हम। पहले मैं एक बेसिक मैथ्स पढ़ा के आपका मैथ्स थोड़ा सा, एक मैथ्स का डर खत्म कर लूँ, फिर अपन सारी परिभाषाएं पूरी डिटेल में पढ़ेंगे, कोर्स में पढ़ेंगे। जैसे कोई रीट का पढ़ रहा है तो उसके रीट के कोर्स में ये सारी संख्याएं हैं, उस टाइम पढ़ेंगे। पटवार में है तो पटवार में भी है, कोई आरएएस की कर रहा है, कोई आईएएस की कर रहा है, कोई रेलवे की कर रहा है, तो उन सब में सिलेबस में डिटेल में है ये। लेकिन अभी ये हमारा बेसिक मैथ्स का कोर्स चल रहा है, ये मैं आपको बेसिक गणित सिखा रहा हूँ, ठीक है ना। तो इतनी ही पढ़ लो, बस बहुत है, ठीक है भाई। आगे, गणना, गणना करना भी, काउंटिंग, संख्याओं की काउंटिंग करना, ठीक है। काउंटिंग संख्याओं की हम हमेशा दाएं तरफ से करेंगे, इधर से करेंगे और इधर की तरफ खत्म करेंगे, ठीक है। अगर कोई एक है लिखा हुआ, संख्या एक लिखी हुई है, तो हिंदी में उसको हम इकाई से पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, इकाई से पढ़ेंगे। अगर दो संख्याएं हैं तो हम दहाई पढ़ेंगे, ठीक है। अगर तीन है, देखो, इकाई, इकाई दहाई, इकाई दहाई सैकड़ा। तीन है तो हम क्या पढ़ेंगे, सैकड़ा पढ़ेंगे। इकाई दहाई सैकड़ा हजार। ऐसे 3 जीरो है तो हम क्या पढ़ेंगे, हजार पढ़ेंगे। अगर 4 जीरो है, हजार के बाद में 10,000 पढ़ेंगे। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, क्या पढ़ेंगे, 1,00,000 पढ़ेंगे। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10,00,000। 1,00,000 के बाद में क्या पढ़ेंगे हम, 10,00,000 पढ़ेंगे। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10,00,000 100,00,000 या करोड़। 10,00,000 के बाद में क्या, 1 करोड़, क्या
1 करोड़। 1 करोड़ का मतलब क्या होता है? 100 लाख। 1 करोड़ का दूसरा मतलब क्या होता है? 10 लाख के बाद में क्या? ये देखो यहाँ 10 लाख, 10 लाख के बाद में क्या आ गया? 100 लाख आ गया, यानी 1 करोड़। 1 करोड़ के बाद में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। 1 करोड़ के बाद में क्या? 10 करोड़। फिर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, यानी क्या? 1 अरब। 1 अरब का मतलब क्या होता है? 100 करोड़। फिर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। क्या होता है? 10 अरब। ठीक है भाई। अब बस इतना ही आप याद कर लो, ज़्यादा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ज़्यादा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। हिंदी में आपके इतने तक के नंबर आते हैं, इतना ही याद करते हैं। अब देखो यहाँ से अगर किसी संख्या के आगे एक जीरो है, 10 के आगे इसमें कितने जीरो? एक जीरो है, तो हम इसको क्या लिखेंगे? 10 की घात 1, यानी एक संख्या के बाद में एक जीरो है, एक एक के बाद में एक जीरो है। अगर एक के बाद में दो जीरो है तो हम क्या लिखेंगे? 10 की घात 2। अगर एक के बाद में तीन जीरो है तो 10 की घात 3 लिखेंगे। अगर एक के बाद में चार जीरो है तो क्या लिखेंगे? 10 की घात 4। 5 जीरो है तो 10 की घात 5। देखो भाई, हम जीरो 5 है लेकिन हम 5 किसके में पावर में लिख रहे हैं? 10 के पावर में। 10 की पावर में 5 लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इस एक के आगे 5 जीरो है। 10 के आगे 5 जीरो नहीं है, एक के आगे 5 जीरो है। ठीक है ना? 10, एक के आगे एक जीरो तो घात में एक, एक के आगे दो जीरो तो 10 की घात में 2, एक के आगे तीन जीरो तो 10 की घात 3। जैसे एक के आगे 6 जीरो है तो 10 की घात 6। एक के आगे 7 जीरो है, एक के आगे 8 जीरो है, एक के आगे 9 जीरो है, एक के आगे 10 जीरो है। ठीक है भाई। यहाँ इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। बस 10 अरब तक आप याद रखो, इससे ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई संख्या को गिनना है, कैसे गिनोगे? जैसे मैं एक संख्या लिख रहा हूँ, जैसे ये है, तो आप कैसे लिखोगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। लाख आया? लाख कितना? 3 पे आया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। लाख कहाँ पे आया? 3 पे, तो 3 लाख। 3 लाख। 3 लाख। 3 लाख के बाद में देखो, 3 का लाख हो गया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000, 10,000 का मतलब दहाई में 52। ये 52 है। 3 लाख 52 मतलब 52,000। ये 52,000 हो गया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। इकाई 52,000 हो गया, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा। कितना सैकड़ा है? 7 सैकड़ा। सैकड़ा मतलब 100, तो 7 सैकड़ा। सैकड़ा यानी 100। 700। 700, 7 हो गया। अब पीछे कितना बचा? 85। 700 और 85, बस 85। ठीक है ना? ऐसे लिखना है। जैसे दूसरा, ये संख्या है, गिनो।
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। 10 करोड़ है, मतलब 2 में करोड़ है। 10 2 में यानी 55। 10 करोड़ है यानी 55 करोड़ है। 1 करोड़ नहीं है, अगर 1 करोड़ होता तो 5 करोड़ हो जाता, लेकिन 10 करोड़ है तो 55 करोड़। 55 करोड़ हो गया। अब यहां तक आओ। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। अब 10 लाख है मतलब 2 है। 2 मतलब 78 लाख। 78 लाख। 78 लाख हो गया। 78 को भूल जाओ। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। अब भी 10,000 है। 10 मतलब 2, 93। 93,000। 10,000 मतलब 2 है तो 93,000। अब 93,000 हो गया, भूल जाओ। इकाई, दाई, सैकड़ा। सैकड़ा कितना है? 2। तो 2, सैकड़ा मतलब 100, तो 200। अब 200 हो गया, पीछे कितना बचा? 56। लिख लो 56। बस ऐसे लिखना है, ऐसे काउंटिंग करनी है। जैसे एक एग्जांपल और ले लो आप चाहो तो। गिन लो। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। इस बार करोड़ का ही लेते हैं। 10 करोड़ का पीछे हो गया। इस बार करोड़ तक ही लेते हैं। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1 करोड़ आया तो 1 करोड़ में 1 लेंगे तो 9 करोड़। क्या हो जाएगा? 9 करोड़। 9, 9 करोड़ हो गया। अब इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 मतलब 2। 10 मतलब 2। इकाई दहाई होता है 10 में। 10 मतलब 2। तो 2 कितने? 2 में कितने? 53। 53। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 53 लाख। अब 53 लाख हो गया। अब इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10 मतलब 2। 2 मतलब 20। 20,000। 20,000 हो गया। अब इकाई, दाई, सैकड़ा। सैकड़ा में कौन है? 6। 6। सैकड़ा का मतलब क्या होता है? 100। सैकड़ा का मतलब 100। फिर कौन बचा? 32। 32 लिख लो। ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ 10 का मतलब 2 कहाँ आया, ये देखो। 1 और 2, 10 में कितना होता है? 2। सैकड़ा में कितना होता है? 100। 3 जीरो, 3 अंक होते हैं। दहाई में 2 होते हैं। सैकड़ा में या 100 में 3 अंक होते हैं। इकाई में 1 अंक होता है। ठीक है ना? जैसे एक एग्जांपल और ले लें। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख है। 10 लाख मतलब 2। 10 मतलब 2, 2 अंक होते हैं। 2 मतलब 32। क्या हो जाएगा? 32 लाख। 32 हो गया। अब इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10 मतलब 2। 2,000। 2 कौन से हैं? 87। तो 87,000। 87,000 हो गया। अब 3 बचे। इकाई, दाई, सैकड़ा। सैकड़ा पे कौन है? 3। 3 सैकड़ा मतलब 300। 300। अब कौन बचा पीछे? 12। लिख लो 12। ठीक है भाई।
ऐसे ये काउंटिंग करनी है। अब संख्याओं के स्थानीय मान, संख्याओं के स्थानीय मान तथा जातीय मान। क्या लिखेंगे? प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यूज ऑफ नंबर्स। पहले हम पढ़ते हैं फेस वैल्यू और इधर पढ़ते हैं प्लेस वैल्यू। स्थानीय मान, और इसका नाम फेस मतलब चेहरा। जातीय मान भी होता है, इसका नाम अंकित मान भी होता है, इसका मान शुद्ध नाम भी होता है, इसका नाम शुद्ध नाम, अंकित नाम और वास्तविक मान भी होता है। शुद्ध मान या वास्तविक मान। अब क्या होता है, फेस वैल्यू कोई भी संख्या है आपको दे रखी है, जैसे एग्जाम्पल फेस वैल्यू क्या लिख लो, फेस वैल्यू या जातीय मान वही होता है जो लिखा होता है। ये स्थानीय मान, स्थान मतलब स्थान, जगह, स्थान पर निर्भर करता है। कहाँ निर्भर करता है? स्थान पर निर्भर करता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं बताता हूं आपको, एक संख्या ले ली मैंने 55,325, या अलग अलग संख्या ले लेता हूं मैं ताकि आपको समझने में थोड़ा आसानी रहे। जैसे ये संख्या है, अब मुझे इन सभी संख्याओं के फेस वैल्यू ज्ञात करने, जातीय मान 7, इस 7 का जातीय मान, 7 का जातीय मान कितना होगा? इस 7 का जातीय मान जो लिखा है वही क्या होता है? मान होता है। जातीय मान वही होता है जो लिखा होता है। ये लिखा होगा कितना है? 7। फेस यानी चेहरा, इसका चेहरा क्या कह रहा है? ये 7 है, तो इसका जातीय मान या फेस क्या है? 7। इसका चेहरा भी क्या कह रहा है? 2, तो इसका फेस वैल्यू भी कितनी होगी? 2। ठीक है। इसका फेस क्या कह रहा है? 3,
तो 3। इसका फेस क्या कह रहा है? 6, तो 6। इसका फेस क्या कह रहा है? 5। फेस मतलब चेहरा, उसका चेहरा क्या बता रहा है? इसका चेहरा 7 है, इसका चेहरा 2 है, इसका 3 है, इसका 6 है, इसका 5 है। यानी जो लिखा है वही क्या होता है? जातीय मान या फेस वैल्यू। ठीक है ना? इसलिए जातीय मतलब इसकी जाति क्या है? इसकी जाति 7 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, इसकी 6 है, इसकी 5 है। अंकित मान मतलब जो अंकित किया हुआ है, या शुद्ध मान जो वास्तविक मान है वही फेस वैल्यू होता है, या वास्तविक मान, ये सब एक ही मान है, सब नाम एक ही है। जो लिखा हुआ दिख रहा है वही क्या होता है? फेस वैल्यू या जातीय मान या अंकित मान या शुद्ध मान या वास्तविक मान। लेकिन लेकिन यहां मैं अगर 7 का कहूं, 7 का स्थानीय मान, अब देखो यहाँ पे अपन, मैंने कहा ना गणना कहाँ से शुरू करते हैं? इकाई से। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो इसका ये इकाई पर है, तो 7 का स्थानीय मान क्या होगा? 7 का स्थानीय मान क्या होगा? 7। स्थानीय मान जो इकाई पे है वही होगा। 7 का स्थानीय मान कितना होगा? 7। लेकिन 2 का स्थानीय मान कितना होगा? लिख लेता हूं। 7 का स्थानीय मान 7। फिर आ गया 2। 2 का स्थानीय मान कितना होगा भाई? 2 का स्थानीय मान, ये 7 गया यहां से, यहां पे क्या हो जाएगा? 0। तो 2 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 20। 2 का स्थानीय मान 20। उसी तरह 3 का स्थानीय मान कितना होगा? ये 2 हट गए, तो 3 के आगे 2 जीरो लगा दो, 300। और इसका 6 का, ये 3 हट गए तो यहाँ 3 जीरो लग जाएंगे, तो 6 का स्थानीय मान कितना होगा? 6,000। 5 का स्थानीय मान कितना होगा? ये सारी संख्याएं जितनी है उतने जीरो लगा दो। कितने जीरो लगाएंगे? 4 जीरो, 1 2 3। अब इन सबको जोड़ेंगे हम तो ये इतना ही आएगा। इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 56,327। इसको जोड़ो तो 56,327 आएगा। स्थानीय मान क्या है? जो स्थान रखता है, 7 इकाई के स्थान पर है तो इसका स्थानीय मान जो है वही रहेगा। ये दहाई पर है तो 1 जीरो लगा के फिर उस संख्या को, ये सैकड़ा पे है तो 2 जीरो लगा के फिर उस संख्या, ये 6 यहाँ है तो इसके आगे 3 संख्या है तो 3 जीरो लगा दो, ये 5 के आगे 4 है तो 4 जीरो लगा दो। तो ये क्या है? स्थानीय मान। और फेस वैल्यू क्या होता है? जो वास्तविक मान है वही फेस वैल्यू होता है। जैसे एक एग्जांपल और बता देता हूं मैं आपको। देखो, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू 1 का 1 ही रहेगा, 7 का 7 ही रहेगा, 8 का 8 ही रहेगा, 9 का 9 ही रहेगा, 6 का 6 ही रहेगा, 5 का 5 ही रहेगा और 2 का 2 रहेगा। लेकिन स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान स्थानीय मान जैसे 2 5 6 9 8 7 1। तो 1 का स्थानीय मान कितना होगा? 1 का स्थानीय मान कितना होगा? इकाई के है, इकाई पर है तो जो मान है वही होगा, तो 1 का कितना होगा? 1 ही होगा। फिर 7 का, 7 का स्थानीय मान कितना होगा? इसके आगे कितना है? 1 अंक है, 1 जीरो लगा दो, 1 जीरो 7। फिर क्या? 8 का, 8 के आगे कितने अंक है? 2, तो 2 जीरो लगा दो और 8 लिख लो। फिर क्या है? 9, 9 के आगे कितने हैं? 3 अंक, तो 3 जीरो लगा दो और 9 लिख लो। फिर 6,
6 के आगे कितने 1 2 3 4 अंक है, तो 4 जीरो लगा दो, 4 जीरो और 6 लिख लो। फिर क्या है 5, 5 के आगे कितने अंक है 1 2 3 4 5, 5 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5 जीरो लगा दो और 5 लिख लो। फिर क्या है 2, 2 के कितने जीरो 1 2 3 4 5 6 संख्या है, तो 6 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5 6 और फिर क्या लिख लो। अब इन सब को हम जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा 25,69,871। तो ये होते हैं स्थानीय मान और ये होते हैं जातीय मान या फेस वैल्यू। ठीक है भाई, ये पूछा जाता है इस संख्या के स्थानीय मान बताओ, इसका जातीय मान बताओ। एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन ये फिलहाल अपने बेसिक में चल रहा है, तो ये चीज़ें आनी चाहिए। ये भी एग्जाम में कभी कभार आ जाते हैं, बहुत कम आते हैं लेकिन आ जाते हैं। ठीक है भाई, आज की क्लास हमारी इतनी ही रहेगी। ठीक है ना, ये अच्छी तरीके से पढ़ लेना। कल नेक्स्ट हम आगे पढ़ेंगे और थोड़ा और लेवल बढ़ाएंगे। लेवल क्या, बेसिक ही पढ़ रहे हैं, लेवल तो बढ़ाने की कोई बात ही नहीं है, लेकिन ऐसे ऐसे करते हम 40-50 घंटों में ये पूरा बेसिक मैथ्स का कोर्स पूरा कर लेंगे। आज हमने क्या सिंपल सिंपल परिभाषाएं पढ़ी, हालांकि ये पढ़ने की ज़रूरत थी नहीं, सबको लगभग आती है, लेकिन फिर भी हम बेसिक पढ़ रहे हैं तो सब बताना जरूरी है। हाँ, एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि जो है आपको संख्याएं हमने पढ़ ली है ना, संख्याएं और संख्याओं के प्रकार पढ़ लिए, तो आपको जीरो से लगाकर जीरो से अनंत तक क्या है, आप जीरो से लगाकर अनंत तक आपको गिनती सबको आती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 1 से लगाकर 20 तक पहाड़े याद होने चाहिए। 1 से लगाकर 20 तक पहाड़े या टेबल, ठीक है ना, ये आपको याद करने हैं भाई, याद करना जरूरी है, काम आएंगे। दूसरा 1 से लगाकर 30 तक वर्ग याद करने हैं, 1 से लगाकर 30 तक क्या वर्ग, और 1 से लगाकर 11 तक घन याद करने। ठीक है, अब गिनती सबको पता है, पहाड़े सबको पता है, अब वर्ग और घन क्या होते हैं वो मैं अगली क्लास में आपको बता दूंगा। ठीक है ना, तो आपको 1 से लगाकर 30 तक के वर्ग याद करने हैं और 1 से लगाकर 10 तक घन याद करने हैं। हालांकि चलो मैं आपको बता ही देता हूँ, 0 से लगाकर अनंत तक गिनती, 1 से 20 तक पहाड़े और 1 से 30 तक वर्ग। अब वर्ग क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। वर्ग, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर। वर्ग क्या होता है, जब किसी संख्या को स्वयं से गुणा करते हैं तो प्राप्त संख्या वर्ग या स्क्वायर कहलाती है। ठीक है ना, जैसे जैसे 2 है, इस 2 को किससे गुणा करना है, स्वयं से, यानी 2 से ही करना है। 2 का गुणा किससे करना है, 2 से, तो कितना हो जाएगा 4।
3 का गुणा 3 से करेंगे कितना होगा 9। 4 का गुणा 4 से करेंगे कितना होगा 16। 5 का गुणा 5 से करेंगे कितना होगा 25। 6 का गुणा 6 के करें से कितना होगा 36। 7 का गुणा 7 से करेंगे तो कितना होगा 49। 8 का गुणा 8 से करेंगे कितना होगा 64। 9 का गुणा 9 से करेंगे कितना होगा 10 का गुणा 10 से करेंगे। इसी तरह 11 का गुणा 11 से आप करके कहाँ तक 30 का गुणा 30 से करते हैं तो क्या आएगा 900। यहाँ तक आपको वर्ग याद करने हैं भाई, ये आप अपने आप करना और 30 तक आपको याद होने चाहिए, ठीक है ना। 1 का गुणा 1 से करते हैं तो कितना होगा 1। 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1 आएगा, यानी कि 1 से लगाकर 30 तक के वर्ग आपको याद करने हैं। अब देखो हमने एक ही उसी संख्या को स्वयं से ही गुणा किया है, ठीक है ना। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ वर्ग, वर्ग में क्या है, जैसे 1 का गुणा 1 यानी 2 बार गुणा हो रहा है। दो संख्या कितनी बार आ रही है 2 बार आ रही है, तो 1 गुणा 1 को क्या कह सकते हैं हमें 1 का स्क्वायर। पावर में कितना है 2 लगा दिया, इसका मतलब भी क्या होता है 1 होता है। जैसे 2 गुणा 2, इसका मतलब 2 बार गुणा हुआ है तो 2 की पावर में कितना लिखेंगे 2। 2 गुणा 2 लिखो या 2 के पावर में 2 लिखो, ठीक है। 3 गुणा 3 लिखो या 3 2 बार आया तो 3 की पावर में या घात में कितना 2 लिख लो 9। 4 गुणा 4 यानी 4 को 2 बार गुणा दो, 4 की पावर 2 कितना हो जाएगा 16। 5 को 5 से गुणा किया है, गुणा में कितनी 2 बार आया है तो 5 की घात कितनी 2, कितनी हो जाएगी 25। इसका मतलब वर्ग में हम क्या कर दें, जैसे a को a से गुणा किया तो a कितनी बार है 2 बार है तो a का स्क्वायर। m को m से किया 2 बार आया m स्क्वायर। y को y से किया 2 बार आ रहा है तो y स्क्वायर। यानी कि वर्ग में संख्या पर घात या इंग्लिश में बोलते हैं पावर 2 होती है। वर्ग में संख्या के पर घात कितनी होती है 2 होती है, ठीक है ना। यानी कि उस संख्या को 2 बार गुणा करते हैं। अब a का स्क्वायर, ठीक है, y का स्क्वायर, m का स्क्वायर मतलब m को m से गुणा किया, a का स्क्वायर मतलब a को a से गुणा किया है, ठीक है ना। आगे घन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्यूब। घन यानी क्यूब। घन क्या होता है, जब किसी संख्या के वर्ग को उसी संख्या से उसी संख्या या स्वयं से गुणा करते हैं तो प्राप्त संख्या घन या क्यूब कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल, एक का स्क्वायर क्या होता है अभी 1 गुणा 1, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 गुणा 1, 1 का वर्ग क्या होता है 1 को 1 से गुणा करना।
इस ये वर्ग हो गया। अब इस वर्ग को वापस 1 से गुणा करो, क्योंकि वर्ग किसका है? 1 का है, तो गुणा भी किससे करेंगे? 1 से। तो ये क्या हो जाएगा? 1। 2 का वर्ग क्या होता है? 2 गुणा 2। 2 का वर्ग क्या होता है? 2 गुणा 2। तो वापस गुणा भी किससे करो? 2 से। तो ये क्या हो जाएगा? घन। 2 गुणा 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 8। 3 का वर्ग क्या होता है? 3 गुणा 3। तो वापस गुणा भी किससे करो? 3 से। तो ये कितना हो जाएगा? 27। 4 का वर्ग क्या होता है? 4 गुणा 4 गुणा 4। 4 गुणा 4 वर्ग होता है, इस वर्ग को वापस 4 से गुणा करो, क्या हो जाएगा? 64। 5 का वर्ग कितना होता है? 5 गुणा 5। इसको 5 से गुणा करो, कितना हो जाएगा? 125। इसी तरह 6 गुणा 6 गुणा 6, इसी तरह 11 गुणा 11 गुणा 11, ये होता है 1331। 1 से लगाकर 6 7 8 9 10 11, यहाँ तक आपको याद करने हैं भाई। घन, घन क्या होता है? किसी संख्या का वर्ग को उसी संख्या से गुणा करने पर, यानी घन वर्ग में कोई संख्या कितनी बार आती है? 2 बार आती है। और घन में कितनी बार आती है भाई? 3 बार आती है। घन में कितनी बार आती है? 3 बार आती है। 1 2 3। और वर्ग में वही संख्या कितनी बार आती थी? 2 बार आती थी। इसलिए वर्ग में घात 2 लगाते थे। वर्ग में संख्या कितनी बार आती है? 2 बार आती है, तो घात भी कितनी? 2। इसमें देखो कितनी बार आ रही है? 3 बार आ रही है संख्या। घन में कितनी बार आती है? 3 बार। तो घात भी कितनी लगाएंगे भाई? 3 लगाएंगे। अर्थात घन में संख्या पर घात या पावर तीन होती है, ठीक है ना? जैसे 1 गुणा 1 गुणा 1 3 बार है। घन में 3 बार गुणा होता ना, तो 1 के ऊपर घात कितनी लगा देंगे? 3। 1 गुणा 1 गुणा 1 कहो या 1 की घात 3 कहो, इन दोनों का मतलब एक ही है, और इसका उत्तर कितना होता है? 1। 2 गुणा 2 गुणा 2 3 बार आया, तो 2 के ऊपर घात कितनी लगा देंगे? 3। और ये लिखो या ये लिखो, दोनों एक ही बात है। और इसको 3 बार गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8। 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 बार आ रही है 3, तो घात भी कितनी लगाएंगे? 3। गुणा करेंगे 3 3 9 9 3 27। जैसे 4 गुणा 4 गुणा 4, तो 4 के ऊपर घात कितनी लगा देंगे? कितना होगा? 64। जैसे 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 कितनी बार आ रहा है? 3 बार। तो 5 के ऊपर घात कितनी लगा देंगे? 100। इसका मतलब क्या है? अगर किसी संख्या पर जितनी घात होती है उसको उतनी बार लिख के गुणा किया जाता है, ठीक है ना? जैसे अगर मैं कहूं 5 के ऊपर घात 6 है, अगर 5 के ऊपर 6 घात है, इसका मतलब 5 को गुणा 6 बार लिखनी। 2 3 4 5 6, गुणा कर दो। 5 की घात 6 मतलब 5 को 6 बार लिख के गुणा कर दो। अगर 2 की घात 4 है, इसका मतलब 2 को 4 बार लिख दो। 2 2 2 4 बार लिख के क्या कर दो? गुणा कर दो। अगर 10 की घात 5 है, इसका मतलब 10 को 5 बार लिख लो। 10 10 10 10 10 और गुणा कर लो। अगर 7 की घात 3 है, इसका मतलब 7 को 3 बार लिख लो और गुणा कर लो, ठीक है ना? जितनी पावर लिखी होती है ना, उस संख्या को उतनी बार लिख के क्या कर लो? गुणा कर लो। घात का मतलब ये होता है, ठीक है ना भाई? तो ये आपको बता दिया मैंने। गिनती पूरी याद करनी है, पहाड़े 30 तक याद करने हैं, और वर्ग पहाड़े 20 तक याद करने हैं, और वर्ग 30 तक याद करने हैं, और घन 11 तक याद करने हैं, ठीक है भाई? नेक्स्ट क्लास हम
आगे पढ़ेंगे। तब तक ये अच्छे तरीके से पढ़ के आ रहे हैं। थैंक यू।